રાજકોટમાં તાજેતરમાં જ ફોરેન ટ્રેડના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર જ્વરલીમલ બિશ્નોઈને લાંચ કેસમાં સીબીઆઈના હાથે ઝડપાયા બાદ આપઘાત કર્યાની ઘટના સામે આવી હતી। આ મામલે સીબીઆઈ સામે કાર્યવાહીની માંગ સાથે તેના પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। જો કે આ પછી તટસ્થ તપાસ માટે ખાતરી મળતા 36 કલાક બાદ મૃતદેહ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે વતન રાજસ્થાન ખાતે મૃતકના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા બાદ આજે તેના નાના ભાઈ સંજય બિશ્નોઈ મીડિયા સમક્ષ આવ્યા હતા અને આ મામલે સીબીઆઈને ખોટી માહિતી જાહેરાત કરી હોવાનો આરોપ લગાવી તેની પાસે સીબીઆઈ તપાસના નામે ટોર્ચર કર્યાના પુરાવા હોવાનો દાવો કર્યો હતો। डीजीएफटी जवरीमल बिश्नोई राजकोट जो सीबीआई की तरफ से सुसाइड केस बताया जा रहा है। मैं जवरीमल बिश्नोई का छोटा भाई हूँ। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं आज फिर रात को राजकोट में पहुँचा हूँ और राजकोट में पहुँचा हूँ। ये पीछे के जो 2 दिन निकले हैं, इस 2 दिन के अंदर सीबीआई के अधिकारी की तरफ से या तो कुछ सूचनाएं लीक की जा रही है या उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें अभी तक सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने, डीजीएफटी के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने हमारे से अभी तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया है। लेकिन जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें आ रही है, तो शायद ये बातें कहाँ से आ रही है इसका पता लगाना भी ज़रूरी है। और जो ये केतन बाला शंकर है, जो इस केस के अंदर जो कंप्लेंटेंट है, ये ऑस्टिन फूड प्राइवेट लिमिटेड ऐसी एक कंपनी का मार्केटिंग हेड बता रहे हैं। तो ये जो ऑस्टिन फूड है, इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि ये किस प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली कंपनी है और इसका किस टाइप का काम है। क्योंकि जो डीजीएफटी के अंदर जहाँ तक मुझे पता है या मेरे भाई से जो मुझे घर पे आते थे, बातें बताए जाते थे, तो यहाँ पे किसी पार्टी का और डायरेक्ट किसी प्रकार का काम नहीं होता था। यहाँ सीएचए जो होते हैं वही काम करते हैं। तो ये पूरा संदिग्ध केस है और लगभग इस केस के होने के 15 घंटे बाद उनकी कस्टडी के अंदर जो ये घटना बताई गई है, वो सब लोग मौके पे कहाँ थे, ऑफिस के सभी जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उन गलियों के सभी सीसीटीवी फुटेज है, उन सबको कलेक्ट करना चाहिए। हमें बात की सत्यता का पता लगाना है। हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी अच्छे हार्ड ऑनेस्ट अधिकारियों से इस जांच को किया जाए ताकि इसके सारे तथ्य सामने आए और सच्चाई का पता लग सके। और जो भी लोग इसके अंदर दोषी है, भले ही वो डीजीएफटी ऑफिस के लोग हैं, भले ही जो ये कंप्लेंटेंट है ये है। और रही बात सीबीआई की, सीबीआई का गांधीनगर में इस घटना के दूसरे दिन इनका खुद का एक अधिकारी इंस्पेक्टर, जो ये संदीप कुमार 10 लाख रुपए की ट्रैप के अंदर सीबीआई गांधीनगर के ऑफिस से खुद भाग चुका है। तो ये दूसरे दिन की ये घटना है, तो ये सीबीआई पे भी पूरा संदेह का सवाल खड़ा करती है और पूरा शक नहीं है, वास्तविकता ही निकलेगी। अगर इसकी सच्चाई में जाएंगे तो ये वास्तविकता जरूर सामने आएगी। इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र करके बहुत बड़ी कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। हमारा तो जो नुकसान होना था वो हमने जो भी होना था, इससे बड़ा हमारा लाइफ के अंदर लाइफ लॉस से ज़्यादा, मेरे भाई की लाइफ लॉस से ज़्यादा मेरी लाइफ में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन भारत सरकार से मैं ये अपील करता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ इस तरह का केस, ये जो ट्रैप की कार्रवाई को इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है भारत के अंदर। हम इससे कोई, ना तो हम इसका से किसी तरह का सरोकार रखते हैं, ना हमें इस बात से कोई मतलब है। लेकिन जो मेरे भाई की लाइफ लॉस हुई है, जो हमें व्यक्तिगत नुकसान हुआ है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, इससे बड़ी कोई क्षति नहीं है। सिर्फ हम न्याय की मांग कर रहे हैं। डीसीपी साहब यहाँ से जो है राजकोट के, उनसे, और मैं गुजरात हाई कोर्ट से, और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, मैंने ऐसा सुना है मेरे जीवन में कि स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो जज ईमानदार लोग हैं वो ऐसी घटनाओं में स्वतः संज्ञान लेकर के इस तरह की जांच करवाते हैं। तो उन सभी जो लोग मानवता के नाते जो इंसानियत रखते हैं और देश के प्रति अपने कर्म और वचन से जो सही साबित बातें करते हैं, मेरा किसी भ्रष्टाचार से और किसी भी गलत लोगों से कोई मेरा मतलब नहीं है। लेकिन जो अच्छे बड़े पद पे और भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज है, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो अपनी दिशा निर्देशन में ईमानदारी से इस पूरे केस की जांच करें और चाहे जांच पड़ताल करके और जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ को सामने लेके आए। जिन लोगों ने साजिश रची है, और एक कस्टडी के अंदर डेथ होना भी अपने आप में एक अपराध है। जैसा कि मुझे 2-3 दिनों से मैंने वकीलों से, जो भी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट से, उनमें राय ली है।
वो सब लोग यही बता रहे हैं कि किसी की कस्टडी के अंदर डेथ होना अपने आप में ये एक मर्डर का केस है और 302 का केस दर्ज करके ही इसकी जांच की जाएगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। आपके भतीजे ने एक लेटर डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा है, उसमें कई बात मेंशन की है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, मेरे भतीजे ने जो पत्र लिखा है उसके अंदर जो घर के अंदर सीबीआई के लोग थे उन्होंने घर के अंदर कोई अंदरगल बातें की है, गांजा शराब ऐसी कुछ बातें वो कर रहे थे, बच्चों को टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कुछ वो चीज़ें बैग वगैरह लेके आए थे तो उन्होंने बच्चों को ये भी कहा कि आप इसको स्वीकार कर लो। कुछ पैसे भी वो उसके अंदर बता रहे थे कि आप इनको रख लो, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि हम कोई पैसा नहीं रखेंगे, हमें पहले हमारे पापा से बात करवाइए आप, और हमारे इस पास में इसके कुछ एविडेंस भी है जो मैं यहाँ डीसीपी साहब को उपलब्ध करवाऊंगा, तो उसके बाद आप उनसे कल तक वो एविडेंस भी अगर वो चाहेंगे, अगर कानून के रूप से अगर आपको दे सकते हैं तो वो आपको देंगे। हमारे पास ऐसे कुछ एविडेंस है, पुख्ता सबूत, जिसमें वो घर पे बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं और बच्चों को खूब उन्होंने टॉर्चर करने का प्रयास किया है। पूरी रात वो मेरे भाई को घर पे नहीं लेके गए, बच्चे रात भर रोते रहे कि हमें एक बार आप बात करवा दो, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे, जहाँ साइन का बोलोगे हम वहाँ कर देंगे, जो भी आप कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 मिनट हमारी बात करवा दो। तो वो कह रहे थे कि नहीं, आपको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे और आपके पिताजी के पास में गांजा मिला है, ये वो है। तो आई थिंक मतलब जो ट्रैप की कार्रवाई और गांजा, इससे कहीं कॉम्बिनेशन नहीं होता है, साफ जाहिर होता है कि एक तरह की साजिश है ये, और उसके हमारे पास पुख्ता एविडेंस है। जो केस मिले रोकड़ रकम घर से मिली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे घर के अंदर कोई रोकड़ रकम नहीं मिली है, घर के अंदर कोई भी प्रकार की रोकड़ रकम नहीं मिली। वो बाहर से ये सब चीजें क्या कर रहे थे, क्या मैनेज कर रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, पूरी बात की जांच की जाएगी तो वो अपने मुंह से बताएंगे कि क्या हुआ। एक सीसीटीवी फुटेज सामने है जिसमें एक आपके घर का ही सदस्य है, वो नीचे पैसा ले रहा है, ऊपर से फेंका जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपकी भाभी ने फेंका है। मैंने तो अभी तक इस तरह का फुटेज देखा नहीं है। एक फुटेज मीडिया में चल रहा था, उसमें किसी की शकल का पता नहीं चल रहा है, एक बच्चा खड़ा है उसके ऊपर कुछ चीज फेंकी जा रही है। अब वो क्या फेंक रहा है, कौन फेंक रहा है, मुझे पता नहीं है। देख रहे हैं आप, अब ऊपर से फेंक रहा है, कौन फेंका, किसने फेंका है, वो तो वहाँ जब लोग खड़े थे, पूरी रात भर वहाँ थे, कितने बजे का सीसीटीवी फुटेज है, क्या क्या वहाँ हुआ है, ये तो सब उनसे पूछने के बाद सामने आएगा। एक ही आदमी है, पैसे देने वाला नहीं पैसे लेने वाला, सीसीटीवी में एक ही आदमी दिख रहा है, आसपास में कोई नहीं दिख रहा है। वो तो फुटेज देखने से पता चलेगा। मैंने तो कुछ अभी इस प्रकार का कुछ ऐसी देखा बातें बोली जा रही है कि आपकी जाने वाले हो नहीं। आज पुलिस से जो जांच अधिकारी हाँ, डीसीपी साहब से मिलने के लिए जाऊंगा मैं, जो मेरे पास एविडेंस है जो मैं दूंगा उनको, वो मेरे पास पुख्ता एविडेंस है। वो चाहो तो आप कल उनसे बात करके अगर उचित समझेंगे तो आप ले सकते हैं। संजय जी, अभी तक तो आपका ही हक होता है, आप मीडिया में दे सकते हैं, जैसे कि आपका अधिकार है। अब उसमें एविडेंस के अंदर हमारे पास के साथ आप आवाज उठाना चाहते आपके हैं, पास तो क्या मीडिया क्या को एविडेंस हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन अब हमारी मेरे पूरे परिवार को, हमारे सबको जान का खतरा है कि ये किस प्रकार का केस है। तो मैं तो ये भी मतलब करता हूँ भारत सरकार से गुहार कि मैं मेरे भाई का जो केस है इसकी पैरवी करने के लिए भी अगर राजस्थान से यहाँ पे आता हूँ जाता हूँ तो मेरी जान को खतरा है। मेरे को पूरी तरह से सुरक्षा आप की जाए। मीडिया को क्यों नहीं देते? पुलिस तो नहीं देगी, आप देंगे? मीडिया आपके को पास है तो आप क्यों नहीं देंगे? आप मीडिया नहीं, के साथ मैं बोल रहे मीडिया हो। को भी दे सकता हूं, तो हो सकता है मैं मेरे वकील से राय करके मीडिया को भी दे दूंगा, लेकिन अभी मैं इस कानून के बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, तो मैं बात करके दे दूंगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी सीबीआई की जांच अभी जारी है कि पूरी हो गई है क्या? अभी तक क्या आपको चल रहा है? सीबीआई के जो अधिकारी थे वो तो खुद ही भगे हुए हैं। कौन थे, कहाँ आए, इस रेड के अंदर कितने लोग शामिल थे, किस किस का नाम है, वो कौन लोग हैं, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। उसकी लोकर की जो बात आ रही है, उसकी जो अलग अलग बात आ रही है, वो गोल्ड लोकर की बात आई है। जांच जारी है कि नहीं है अभी? आप इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, और जो बातें आ रही है तो सीबीआई के लोग ही लीक कर रहे हैं, या तो वो बताए ऑथेंटिक, वो भी बताएं कि ये चीज है। भाग क्यों रहे हैं वो सब लोग? भाग रहे हैं इसी चीजें से, सब चीजें संबंध हो रही है। अधिकारियों ने परिवार का कोई संपर्क किया, कोई निवेदन दिया, ऐसा कुछ किया? कुछ नहीं लिया है अभी तक। हमने जो है हमारी तरफ से हमने जो भी लेटर लिखना था, जिनको डायरेक्टर जनरल जो इनके फॉरेन ट्रेड के हैं उनको भी हमने चिट्ठी लिख दी है। ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत सरकार के हैं, उनको भी हमने चिट्ठी लिख दी है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत सरकार के हैं इनको भी मैंने चिट्ठी लिख दी है, और सीबीआई के भी जो ऑनरेबल डायरेक्टर हैं, स्पेशल डायरेक्टर हैं, उनको भी मैंने चिट्ठी लिख दी है। जो बात थी वो उनको मैंने चिट्ठी से रजिस्टर्ड रेडी कर दी है। उनको डिपार्टमेंट से किसी ने आपसे बात किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है।
आपने सबको इस सरकार को रजूआत की है, सभी अधिकारियों को पेपर ये पत्र लिखा है, क्या बात इसमें यही बात की है? हाँ, जो बता रहा हूँ मैंने यही लिखा है कि इस केस को पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ देखा जाए। और जहाँ तक है, मेरे भाई की 15 साल की नौकरी है, तो उन्होंने 15 साल में एक दिन की कहीं छुट्टी भी नहीं लिया। वो तो उनका सर्विस रिकॉर्ड खुद अपने आप बताएगा कि वो क्या थे और क्या वो कर रहे थे। संजय भाई, आपने कहा कि सीसीटीवी, तो क्या बिश्नोई जी जहाँ पे बैठते थे वो हाँ, उस ऑफिस के अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, बाहर भी लगे हुए हैं, अंदर भी लगे हुए हैं। ऑफिस में घुसने से पहले वहाँ 2-3 सीसीटीवी लगे हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड है, वहाँ कौन आता था, कौन जाता था, सब चीज़ें मिल सकती है। लेकिन मुझे तो अभी तक कोई रिकॉर्ड इस तरह का कोई उपलब्ध नहीं हुआ है। नहीं, नाम आया नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब सीबीआई के लोग, जब ये इस तरह का केस हो गया है, उनके हाथ से सब चीज़ें निकल चुकी है। अब क्या था, वो क्यों कर रहे हैं इस तरह के लोग, वो जब पकड़े जाएंगे तो सब बताएंगे। ભરત ભરવાડ સાથે રોહિત પોજાણી, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, રાજકોટ।